तो द्वितीय प्राणायाम उपदेश है। कल हमने प्रथम उपदेश देखा था हठ प्रदीपिका में आसन का, तो उसके बाद हमने एमसीक्यू किए थे। आज हम हठ प्रदीपिका के जो सेकंड उपदेश है प्राणायाम, उसको करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें नाड़ी शुद्धि का वर्णन आता है, उसके बाद षटकर्म, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद हम नाड़ी शुद्धि की जो लक्षण बताए गए हैं, ठीक है, वपुकुशत्वम वदने प्रसन्नता, ठीक है, सबसे लास्ट में बताए गए वो भी देखेंगे हम। तो नाड़ी शुद्धि देखते हैं। नाड़ी शुद्धि पहले, उसके बाद षटकर्म, उसके बाद 8 कुंभक। 8 कुंभक देखिए इस प्रकार है: सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी। नेक्स्ट करिए स्लाइड। चलो, पहले में नाड़ी शोधन का वर्णन आता है, फिर षटकर्म का। षटकर्म में बताया गया है कफ दोष नाश, मोटापा खत्म होता है कफ षटकर्म से। फिर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट श्लोक आता है सबसे पहले: चले वाते चलम चित्तम निच्छले निच्छलम भवेत योगी स्नानु आपनोति ततो वायु निरोध है। नहीं, जैसे जैसे वायु चलता है वैसे ही हमारा चित्त चलता है, यानी मन चलता है। और जैसे ही हमारा वायु निश्चल हो जाएगा, यानी चंचल रहित हो जाएगा, वैसे ही हमारा चित्त जो है वो चंचल रहित हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। ये बात बोली गई है यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट, नाड़ी शोधि देखिए। नाड़ी शोधन में बोला गया है किस आसन में नाड़ी शोधन करना चाहिए, तो बद्ध पद्मासन कहा गया है। इसमें विधि बताई गई है, पूरा लेफ्ट नॉस्ट्रल से करना है, उसके बाद कुंभक करना है, फिर रेचक सूर्य नाड़ी से, यानी हमारे राइट नॉस्ट्रल से रेचक करना है। उसके बाद हमें उसको रिपीट करना है, यानी पहले हमने लेफ्ट नाड़ी से किया, अब हम राइट नाड़ी से करेंगे वही क्रिया, यानी सूर्य नाड़ी से पूरक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे, फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करेंगे। इसमें नाड़ी शुद्धि कितने महीने में होती है, तो 3 महीने या उससे ज्यादा नाड़ी शुद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, किसी को डाउट हो वो पूछना है आप लोगों को, ठीक है। कब कब अभ्यास करना चाहिए, तो 4 टाइम बताया गया है: प्रातः, मध्याह्न, शाम और अर्धरात्रि। और कब तक संख्या को बढ़ाना है, तो 80 संख्या तक न पहुंच जाए तब तक हमें संख्या को बढ़ाना है, 80 संख्या तक। प्राणायाम के दौरान कितनी अवस्था आती है, तो 3 अवस्था हम मुख्यतः देखते हैं: निम्न, मध्यम, उत्तम, है ना। निम्न में क्या होता है, पसीना आता है, दूसरे में जो कंपन होता है मेरुदंड में, और तीसरे में जो होता है वो सुषुम्ना में वायु प्रवाहित हो जाता है। पसीना, कंपन और वायु प्रवाह सुषुम्ना में। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान पसीना आए तो क्या करना चाहिए, शरीर पर सर जी, सर पुंडलिक सर जी, आप थोड़ा राजधानी एक्सप्रेस की तरह नहीं पढ़ाइए, थोड़ा धीमा धीमा पढ़ाइए। ठीक है, ठीक है। आप बहुत वंदे भारत एक्सप्रेस बन गए यार, ओके, ठीक है समझने में दिक्कत हो रहा है। बड़ा अच्छा, अच्छा, ठीक है, चलेगा। तो अच्छा, इसमें टाइमिंग एक मिनट, जो टाइमिंग बोला गया है, तो अर्धरात्रि का टाइमिंग क्या होगा, अर्धरात्रि का? 12 के समथिंग। हाँ, प्राणायाम के अभ्यास के दौरान जब पसीना आता है तो उसे शरीर पर मलना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। जब प्राणायाम के दौरान पसीना आता है शरीर में, उसमें उसको क्या करना है, शरीर में ही मलना है। उससे क्या होगा, शरीर में हम प्राणायाम जब करते हैं, पसीना जब आता है उसको, पसीने को मल लेते हैं शरीर में, तो क्या होता है, शरीर में लघुता, यानी शरीर में हल्कापन आता है। नेक्स्ट, प्राणायाम के अभ्यास को शुरू के दौरान कैसा भोजन करना चाहिए। जब हम प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में भोजन बोला गया है, तो कैसा होना चाहिए भोजन, मतलब क्या लेना है हमें भोजन में, तो घी और दूध युक्त भोजन करना चाहिए। यानी हम जो भोजन कर रहे हैं, जो बताया गया है पत्यार, है ना, तो युक्त बोला है, यानी घी और दूध युक्त भोजन, यानी इनके साथ हमें भोजन करना है, घी और दूध के साथ, ठीक है। प्राण वायु को कैसे वश में करना चाहिए, तो प्राण वायु को वही सर, वश में ये कैसे, घी और दूध के साथ करना चाहिए या घी और दूध का बना हुआ करना चाहिए?
नहीं, घी और दूध युक्त भोजन यानी घी और दूध साथ होना चाहिए, ठीक है। भोजन के साथ भी लेते हैं हम, या घी और दूध युक्त भोजन, दोनों में भी हो सकता है, ऐसे कोई नहीं। युक्त का तो मतलब सर ये होता होगा कि जिसमें घी और दूध होना चाहिए, या तो घी का बना हुआ या दूध का बना हुआ। देखो इसमें क्या है, घी और दूध युक्त भोजन है ना, तो दोनों को हम इसमें वैसे तो युक्त यानी होता है साथ लेना, है ना। और उसके बाद जो बोला गया कि भोजन, है ना, तो घी और युक्त भोजन लेना चाहिए, ठीक है। तो घी और युक्त यानी घी और दूध साथ होना चाहिए भोजन में, है ना, ये भी हो सकता है। या फिर घी और दूध दोनों को मिलाकर लेना है, ये भी हो सकता है, दोनों भी ध्यान सर रखें। वो सर खीर भी बन सकता है, खीर को पहले घी में भून ले, उसके बाद दूध डाल दे, खीर हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, भोजन नहीं दूध में भोजन घी जो खाते हैं पीते हैं। भोजन जो हम भोजन करेंगे प्राणायाम के समय, वो भोजन घृत और दुग्ध युक्त होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। और घी में दूध मिलाने का कोई ऐसा नहीं। घी भोजन जो है वो घी और होना दूध से ज्यादा बेटर युक्त तो होना। जैसे बोल रहे हैं ना, वही है, ज्यादा बेटर तो वही है कि दूध घी हमें भोजन जब हम लेते हैं ना, कोई भी सब्जी जो पत्यार बोला गया है, उसके साथ लेना चाहिए, क्योंकि वो सिग्न होता है, जो घी होता है ना, वो भोजन को सिग्न बना देता है ना, तो इसलिए भोजन के साथ इन दोनों को लेना चाहिए। सर इसमें बेसिक चिकनाई युक्त भोजन खाने के लिए बोला गया ना, देसी घी वगैरह दूध से बनी चीजें। सर तो इसीलिए वो घी का ये सेवन होना दूध से बना ये भोजन होगा सर, ये दूध से बना या घी से बना भोजन। दूध से देखिए, दूध से बना भोजन भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, भोजन के साथ दूध और घी होना चाहिए, ठीक है, कंफर्म कर लीजिए अब। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट कर लीजिए। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो इससे पहले था कि प्राणायाम से जो पसीना निकलता है उसको शरीर पे लगाना चाहिए, तो उसमें लघुता के साथ दृढ़ता भी बोला गया है श्लोक में। दृढ़ता और लघुता दोनों भी आ जाएंगे, ठीक है। और उत्साह, उत्साह भी होगा, तीनों बात बताई गई है, दो नहीं तीनों भी है, देखिए एक बार, तीन है ना, उत्साह भी है। हाँ, उत्साह भी है। तो दृढ़ता, लघुता और शरीर मतलब हमारा जो उत्साह संपन्न भी होता है, ठीक है। तो शरीर के लिए दृढ़ता और लघुता, और मन के लिए उत्साह समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो तीनों बात रखना है, दृढ़ता, लघुता, उत्साह, तीनों को ध्यान रखना है आपको। अब देखिए प्राणायाम, हाँ ये वाला हो गया क्या, चलो इसको करते हैं। प्राणायाम जल्दी जल्दी और गलत करने से क्या होता है, यानी प्राण को हम कंट्रोल करते हैं ना, तो उसका एक स्लाइड है, वो हो गया। इसके पहले का स्लाइड दिखाइए जी, वो बचा है, इसके पहले का स्लाइड, इससे पहले का, हाँ ये बचा है ना जी, ठीक है। चलो इसको करते हैं। तो प्राणवायु को वश, आप क्या कर रहे हो, हाँ बस 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 यही, ठीक है, पूरा दिखाइए, बस यही यही अभी का के साथ घी और दूध ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमें प्राण को कैसे कंट्रोल करना है, तो जैसे सिंह, हाथी और बाघ को हम धीरे धीरे जैसे वश करते हैं, वैसे ही प्राण को भी वश करना होता है। नहीं तो हम एकदम से प्राण को पकड़ मतलब करने लगेंगे, है ना, वश नहीं करेंगे, हाँ धीरे धीरे नहीं करेंगे तो नुकसान पहुंचाएगा प्राण। वैसे ही हम हिंसक प्राणियों को एकदम से हम कंट्रोल में लाने का प्रयत्न करेंगे, वो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए हमें धीरे धीरे करना है, शनै शनै करना। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ एकदम चले जाते हो, हाँ ठीक है ठीक है, हिक्का हिक्का श्वास, हाँ। तो प्राणवायु जल्दी जल्दी लेने पर क्या क्या रोग होते हैं, टच करिए स्क्रीन पर, स्क्रीन पर टच करिए कैमरा मैम, हाँ। प्राणवायु जल्दी जल्दी लेने से क्या होगा, देखिए, तो कई रोग होते हैं, जैसे कि हिक्का, श्वास, काश, सिर, कान, आंख के रोग, वात की वजह से रोग होते हैं, वात की वजह से भी रोग होते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर कोई डाउट हो तो बताइए, हिक्का, श्वास, काश,
हिचकी, हिक्का यानी हिचकी होती है, श्वास यानी दमा होता है, काश यानी खांसी होती है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सिर, सिर में, कान में, नेत्र में पीड़ा होती है, सिर में, कान में, नेत्र में पीड़ा होती है। नेक्स्ट, जब नाड़ी शुद्धि होती है तो क्या होता है? तो नाड़ी शुद्धि के बाद क्या होता है? तो बताया गया है कि शरीर सुडौल, कांतिमय हो जाता है, सुडौल और शरीर कांतिमय हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? श्वास रोकने की क्षमता आती है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, नाद सुनाई देती है, नाद सुनाई देता है, आरोग्यता आती है, ठीक है। इस तरीके से जब नाड़ी शुद्धि होती है तो शरीर सुडौल हो जाता है, कांतिमय हो जाता है, श्वास रोकने की क्षमता आती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाद सुनाई देता है, आरोग्यता आती है, ठीक है। ये 6 चीजें बताई गई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मुरली सर, हेलो हाँ मुरली सर, हाँ जी। ये जो बताएगा ना प्राणायाम में जल्दी जल्दी और गलत करने में, जो गलत तो वो क्या है, जो काउंटिंग होता है पूरा का कुंभ कितना सेकंड होगा, उसमें कोई गलत होगा और दूसरा कुछ? वो उसमें भी गलत होगा, काउंटिंग में भी गलत होता है, और काउंटिंग में ही ज्यादातर गलत होता है। जैसे कि हम राइट नोस्ट्रल से हम इसमें नाड़ी शुद्धि में क्या कर रहे हैं? लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास ले रहे हैं, है ना। तो हमने 10 काउंट में ले रहे हैं लेफ्ट नोस्ट्रल से, है ना, ठीक है। और जितना अनुपात होता है उतने अनुपात में छोड़ना होता है। जैसे कि हमने 20 40 20 एक मिनट 20 80 और 40, तो हमें 40 में छोड़ना होता है, 20 लेंगे तो 40 में छोड़ना होता है हमें। इस तरीके से काउंटिंग फिक्स होनी चाहिए। सर रेशियो क्या होता है इसका, बेसिक रेशियो? देखिए, अलग अलग ग्रंथों के अनुसार अलग अलग बेसिक रेशियो बोला गया है। अब यहाँ तो 80 कुंभक तक हमें बढ़ाना है, यानी इसका रेशियो जो हो जाएगा हमारा 20 80 40, ठीक है। ओके नोट नोट कर सर लीजिए। आइडियल रेशियो तो 1:4:2 है ना सर? आइडियल वही होता है 1:4:2, लेकिन अब इसको बढ़ाते जाएंगे हम धीरे 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 धीरे, तो 80 तक लेके जाना है हमें, है ना। तो हम जैसा फाइनल हमारा पोस्चर आ जाता है तो 20 80 40 आता है। सर 80 की गिनती तक अभ्यास करना है ना, 80 की काउंटिंग तक करना है। तक अभ्यास करना है हमें, उस लेवल पर जाना है। आइडियल तो जब जैसे अभी मैम ने बोला, मतलब आपने बोला वैसे ही 1:4:2। 1:4:2 इसका सेकंड, जो रेशियो का सेकंड और काउंटिंग? सेकंड में काउंटिंग में वो गिनती अलग अलग होती है, ठीक है। अपने अपने तरीके से काटे के कोई सेकंड लगाता है, काटे के इस पे कोई चुटकी बजाता है, ठीक है। पहले के इसमें चुटकी बजाते थे राउंड लेकर, ठीक है। वो अपने तरीके पर होता है काउंटिंग वाला, ठीक है। जब हम काउंटिंग में जाएंगे, जैसे घटी घटी आता है ना, 2 घटी 4 घटी इस तरीके से, फिर घंटे आएंगे, फिर मंथ आएंगे, इसमें भी एक दिन करेंगे उस पे चर्चा, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ से, प्राणायाम जल्दी जल्दी और गलत करने से तो ये हो गया हमारा, फिर ये सारा चीजें हो गया, है ना। अब इसके नीचे जब है षटकर्म के अभ्यास से क्या क्या होता है, तो जब हम षटकर्म का अभ्यास करते हैं तो मोटापा यानी शरीर में स्थूलता और कफ दोष खत्म होती है। कफ और स्थूलता ये ध्यान रखिए, षटकर्म से मेन इम्पोर्टेंट है। बाकी तो अलग अलग वेराइटी बताई गई है, अलग अलग षटकर्म के हिसाब से, यानी कर्म के हिसाब से। किन के लिए षटकर्म की खास जरूरत नहीं है, तो त्रिदोष सम अवस्था में है, यानी त्रिदोष उनका बैलेंस है, वात पित्त कफ उनका जो बैलेंस है, ठीक है, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। जिनका बैलेंस नहीं है उनको षटकर्म की जरूरत होती है। नेक्स्ट स्लाइड। षटकर्म में महत्वपूर्ण सूत्र देखिए, ये सूत्र याद रखना इम्पोर्टेंट है, IMP कर लीजिए, ठीक है। धोतिर्वस्तिस्तथा नेति स्त्राटकम नौलिकम तथा कपालभाति चेतानि षटकर्माणि प्रचक्षयति। और जैसे हम घरण संहिता में देखे थे कि पहले लौलिकी आई थी, है ना, उसके बाद त्राटक आया था। इसमें
त्राटक आएगा, उसके बाद नौलिकी आएगा, ये सीक्वेंस है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। धोती बस्ते नेति नौली, धोती बस्ते नेति त्राटक नौली कपालभाति, ये षटकर्म बताए गए हैं। नेक्स्ट, धोती बस्ती नेति त्राटक नौली कपालभाति, इस प्रकार से षटकर्म है। नेक्स्ट, अब देखिए धोती के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम धोती आता है षटकर्म में। तो इसमें बोला गया है धोती में इसमें साइज बोला गया है कि चौड़ाई 4 अंगुल होनी चाहिए और लंबाई जो होती है वो 15 हाथ लंबा होना चाहिए, 22.5 फीट समथिंग, है ना। धीरे धीरे निकलना चाहिए, फिर धीरे धीरे बाहर निकाल देना चाहिए। धोती कर्म से क्या होगा, फल बताया गया है। खांसी, दमा, तिली, तिली यानी प्लीहा, है ना। आरबीसी का क्या बोलते हैं उसको, पता है आरबीसी का? बैंक, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक। और रेड ब्लड पर्पस आरबीसी उसमें खत्म होती है आरबीसी। कब्रग्रह। ओके गुड। जैसे खांसी, दमा, तिली यानी प्लीहा, कुष्ठ, कुष्ठ यानी ये चर्म रोग संबंधित, कफ रोग समाप्त होते हैं। ठीक है, खांसी, दमा, तिली यानी प्लीहा वाला, और कुष्ठ यानी चर्म रोग से संबंधित कफ रोग समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से लाभ बताया गया है धोती कर्म का। धोती कर्म में किसी को डाउट है बताइए। चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट, बस्ती। बस्ती देखते हैं। बस्ती में इसमें आसन है ना, किस आसन में, तो किस आसन में बस्ती का अभ्यास करना चाहिए, तो उत्कट आसन में करना चाहिए अभ्यास। कितने जल में बस्ती का अभ्यास करना चाहिए, तो नाभि तक जल में बस्ती का अभ्यास करना चाहिए, यानी नाभि तक खड़े होकर, यानी सॉरी जल में खड़े होकर नाभि तक पानी में उत्कट आसन लगाकर बस्ती का अभ्यास करना होता है। देखिए, तो गुदा द्वार में नली को डालेंगे और पानी अंदर खींचेंगे। ठीक है, एक नली होती, बांस की नली होती है, उसमें से पानी को अंदर खींचेंगे और बाहर निकालेंगे। इस तरीके से बस्ती क्रिया होती है, बांस की नाड़ी बोला गया है। नेक्स्ट, ओहो, इसके पहले लाभ तो बस्ती के लाभ नहीं दिखाया क्या? 1 मिनट ऊपर करिए और एक पहले का स्लाइड दिखाइए। लाभ आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ बस्ती के जो लाभ बताए गए हैं। गुल्म, वही जो वात और पित्त का मिलन होकर जो गुल्म गोला होता है ना, वायु गोला, गुल्म। प्लीहा, अभी जो तिल्ली वाला था, कब्रिस्तान जो आरबीसी का। जलोदर है ना, जलोदर पेट के संबंधित प्रॉब्लम। और वात पित्त कफ त्रिदोष, ये इंपॉर्टेंट है। 7 धातु, इंद्रिय, अंतकरण, ठीक है। और पाचक अग्नि प्रदीप्त होती है और शरीर में कांति आती है। इस तरीके से लाभ बताए गए हैं बस्ती के। मेनली क्या है, त्रिदोष को ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट, नेति। नेति देखते हैं, सूत्र नेति की चर्चा की गई है इसमें। हम जल नेति वगैरह करते हैं तो इसमें सूत्र नेति की चर्चा की गई है। तो सूत्र नेति की लंबाई बोली गई है 1 वितस्ती या 9 इंच। ठीक है, सूत्र की विशेषता है चिकना होना चाहिए, यानी सुस्निग्ध होना चाहिए, यानी हम उसको डालेंगे नाक से, है ना, तो सरलता से जा सके, पहुंच सके, इसलिए सुस्निग्ध होना चाहिए। विधि बताई गई है, नासिका से प्रवेश कर मुख से बाहर निकालेंगे। सिंपल है, नासिका से उसको खींचकर नासिका से प्रवेश करके मुख से बाहर निकालना चाहिए। फल बताया गया, कपाल शोधन होता है ना, फोरहेड बोलते हैं हम, उसका शोधन होता है। दिव्य दृष्टि प्राप्ति होती है। और कंधे से ऊपर के रोग होते हैं, हमारे जो कंधा है उसके जो ऊपर के, है ना,
वो रोग दूर होते हैं। इसमें सारे आ जाएंगे, आँख कान नाक खांसी सारा आ जाएगा उसमें, सर्दी, ठीक है, ये सारा आ जाएगा चीज कंधे के ऊपर वाले। इम्पोर्टेंट क्या है, लंबाई हमें ध्यान रखना है 1 या 9 इंच सूत्र नीति की। नेक्स्ट, पुंडलिक सर धोती का विधि क्या बताइए ना सर? धोती का 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा। क्या विधि विधि जो बताया ना? विधि में कुछ तो नहीं, शने शने मुख से डालना होता है और शने शने निकालना होता है। मुख से डाल के नाक से निकालना क्या? ओहो, धोती पेट में डालना हाँ। होता है मुख से, जब हम नाक ओके, पेट में डालना होता है और निकालना होता है, ठीक है। हाँ। चलो त्राटक कोई बात नहीं। तो विधि देखते हैं। सूक्ष्म लक्ष्य को एकटक देखकर जब तक कि आंसू न आ जाए, है ना। फल, आंखों के रोग दूर होंगे, तंद्रा को आने नहीं देता है। आंखों के रोग दूर और तंद्रा नहीं आती है। सोने की पेटी के समान गुप्त रखना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। सोने की पेटी के समान इसे गुप्त रखना चाहिए, त्राटक क्रिया को, है ना, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसको हाटक पेटकम बोला गया है, हाटक पेटक, ठीक है। सोने की पिटारी तरह गुप्त रखना चाहिए, हाटक पेटक। नौली, नौली में विधि बताई गई है, कंधे को आगे झुकाकर तीव्र गति से उदर को दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं घुमाए। उदर को क्या करना है, दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं घुमाना होता है। फल बताया गया, मंद अग्नि को तीव्र करता है, गरिष्ठ भोजन को पचाता है, आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है। 3 लाभ बताए, मंद अग्नि को तीव्र करता है यानी जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, गरिष्ठ भोजन को पचाता है और आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है। और षटकर्मों में नौली को श्रेष्ठ माना गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कपालभाति विधि, लोहार की धोकनी के समान पूरक और रेचक करना है। इसे पूरक और रेचक करना है। हम ज्यादातर प्रैक्टिकल में रेचक करते हैं, ऑटोमेटिकली तो पूरक होता ही है, लेकिन हम ज्यादा फोकस हम रेचक पर रखते हैं। लेकिन इसमें बोला क्या गया है, लोहार की धोकनी यानी लोहार जो लोहे को मतलब क्या बोलते ठोकना होता है ना, लोहे को ठोकता है ना, कुछ शस्त्र बनाने के लिए, तो उसका जो आवाज आता है उसी तरीके से हमें पूरक करना है और फिर रेचक करना है। गुड श्वेता जी। फल बताया गया है, कफ दोष को दूर करता है कपालभाति, फेमस है, घेरन संहिता में भी कफ दोष को दूर करता है कपालभाति। कहा हुआ कामिना बहन जी? हाँ, उस स्लाइड को लेकर आइए, फिर से बिगड़ाइए मत। गुड, ओके ओके ओके। और नेक्स्ट, कपालभाति, ओके गुड, ठीक है। कपालभाति के अभ्यास से क्या होगा, कफ दोष दूर होता है। देखिए, और देखिए इसमें क्या सबको षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए, तो जिनको मोटापा और कफ दोष नहीं है उनके लिए षटकर्म का अभ्यास जरूरी नहीं है। पहले में बोला गया था त्रिदोष समान, है ना, जिसका त्रिदोष बैलेंस है उसको करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट में बोल रहा है षटकर्म की क्रिया के बाद क्या बोल रहा है कि मोटापा और कफ दोष नहीं है जिसको, उसको षटकर्म की आवश्यकता नहीं है ना। अलग अलग विद्वानों ने बताया गया है, उसी का स्वामी सत्वाराम जी लिख रहे हैं, सबका लिखे है ना। अब प्राणायाम देखते हैं, तो प्राणायाम की महत्ता बताई गई है। देखिए, ब्रह्मा आदि देवता भी प्राणायाम का अभ्यास क्यों करते हैं, तो मृत्यु के भय से लगातार प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, यानी मृत्यु का भय बना रहता है सभी को, है ना, इसलिए प्राणायाम करते हैं। तो मेन लाभ क्या दिख रहा है आपको, मृत्यु के भय को दूर करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास, है ना, ये स्क्रीन पर दिख रहा है आपको पहले मेन, ठीक है। नेक्स्ट,
अब प्राणायाम यानी कुंभक, कुंभक कितने हैं? 8 कुंभक है। सूर्यवेदी, उज्जाई, चित्कारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी। एक एक कुंभक अलग अलग इसके लिए फेमस है, वो आपको बताऊंगा, उसको नोट करते जाना आप लोग, वही एग्जाम में आते हैं सबसे ज्यादातर। देखिए नेक्स्ट सूर्यवेदी देखेंगे। पहले प्राणायाम का देखेंगे, उसके बाद चालू करेंगे, है ना। प्राणायाम, प्राणायाम में इसमें जालंधर बंद, मूल बंद और उद्यान बंद लगाना है। जैसे कि JMU, उसको ट्रिक क्या बन सकती है? जम्मू, JMU जम्मू, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर से ध्यान रखना प्राणायाम, जो कुंभक बताया बंद लगाने के लिए बोला गया है। जालंधर बंद, मूल बंद और उद्यान बंद लगाना होता है। जब अपान वायु को ऊपर और प्राण वायु को नीचे ले जाते हैं तो बुजुर्ग भी 16 वर्ष के दिखने लग जाते हैं, यानी वृद्ध भी युवक हो जाते हैं, इस तरीके से बोला गया है। जब हम अपान को ऊपर और प्राण को नीचे ले जाते हैं तब, ठीक है। ये क्या सूर्यवेदी है। चलो सूर्यवेदी से स्टार्ट करते हैं। राइट नोस्ट्रल से लेते हैं हम ज्यादातर सूर्यवेदी से। सूर्यवेदी यानी सूर्य नोस्ट्रल से भेदन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो राइट नोस्ट्रल से हम श्वास को ले रहे हैं, फिर कुंभक, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक कर रहे हैं। नेक्स्ट सूर्यवेदी प्राणायाम, है ना। राइट से पूरक यथासंभव कुंभक और लेफ्ट से रेचक कर देंगे। फल बताया गया है कपाल शोधन, फोरहेड, है ना। कपाल शोधन, कपाल की शुद्धि हो जाती है। वात दोष खत्म होता है। कृमि कृमि रोग खत्म होते हैं, यानी कृमि दोष खत्म होते हैं। एक बात पूछनी थी। बोलिए। जब हम सूर्यवेदी प्राणायाम करेंगे, पहले तो राइट नोस्ट्रल से लेंगे, यानी कि सूर्य से लेंगे, फिर चंद्रमा में छोड़ेंगे कुंभक करके। मगर जब दोबारा लेंगे तो ये उससे पिंगला से लेंगे या सूर्य है छोड़ देंगे? सिर्फ पिंगला से दोबारा सही, मतलब पिंगला दोबारा जो वापस नहीं आना क्या? दोबारा जब पिंगला से लिया, ईडा छोड़ दिया और फिर सूर्य ईडा फिर लेंगे, अनुलोम विलोम हो जाएगा फिर तो दिक्कत है। हाँ वही अनुलोम विलोम हो जाएगी। यानी कि पिंगला से लेंगे, ईडा में छोड़ देंगे, फिर पिंगला से लेंगे, फिर ईडा में छोड़ देंगे, ऐसा है ना? हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। राइट सही है, ठीक है। कपाल शोधन, वात दोष खत्म होता है और कृमि दोष खत्म होते हैं। सर यहाँ पे कोई टाइम का कोई जो रेशियो का कोई व्यवधान है ना? इसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ बोला गया है राइट से पूरा करना है, यथासंभव कुंभक करना है, फिर लेफ्ट से रेचक करना है, बस इतनी बात बोली गई है। इसके ऊपर कुछ नहीं बोला गया है। ठीक है जी कार्तिकेश्वर जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लाभ भी हो गए। इसमें मेन जो है वात दोष, सूर्यवेदी के लिए ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जितना मैं बोल रहा हूँ नोट करने के लिए, वो नोट करते जाना है, एग्जाम में वही चीज आती है, ठीक है। देखिए उज्जय प्राणायाम विधि। अब उज्जय प्राणायाम में विधि देखिए, दोनों नाक से पूरक करके गले और हृदय तक स्पर्श करें वायु, है ना, महसूस करेंगे। फिर यथासंभव कुंभक करेंगे और फिर ईडा यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम रेचक करेंगे। यानी जब हम पूरक कर रहे हैं तो वायु को गले और हृदय से स्पर्श होती जानी चाहिए, ऐसा हमें महसूस करना है। फिर कुंभक करके ईडा नाड़ी से रेचक करना है, ठीक है। विधि समझ में आ गई उसका। तो फल, गले के पास के कफ दोष दूर होते हैं, शरीर की अग्नि बढ़ती है, नाड़ी रोग, जो नाड़ी है तो ये नाड़ी रोग दूर होते है, जलोदर पेट के रोग, धातु दोष दूर होता है, ठीक है। कफ रोग, कफ के लिए बोला गया है उज्जय प्राणायाम। और गले के पास, गले के कफ, है ना, गले के पास के कफ रोग दूर हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। धातु दोष दूर होते हैं, इतना। और देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, उठते बैठते हर वक्त इस अभ्यास कर सकते हैं, यानी उज्जय प्राणायाम का हम उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। गच्छतः तिष्ठतः कार्य, इसके हम ट्रिक हमने नहीं किया, जब कंपैरेटिव करेंगे ना तो उसमें ट्रिक लिखे है सारे, ठीक है। तो कंपैरेटिव में आपको ट्रिक अच्छे से समझ में भी आएगी, और कंपेयर करके ट्रिक बनाए हैं
तो ज्यादा सुटेबल होगा, ठीक है, इसलिए हमने वहां पर रखा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, शीतकारी ठंडा प्राणायाम है। देखिए विधि देखते हैं। शीतकारी ध्वनि के साथ मुख से पूरक करेंगे, फिर नासिका से रेचक कर देंगे। कुंभक अपने आप मान लेना चाहिए, जैसे कि पहले ही बताया गया कि प्राणायाम में जो बंद भी लगाना के लिए बोला गया है ना, और कुंभक की भी बात आती है, तो कुंभक अपने आप समझ लेना चाहिए। शीतकारी ध्वनि के साथ मुख से पूरक करेंगे, फिर नासिका से हमें रेचक करना है। फल बताया गया दूसरा कामदेव जैसा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। योगिनी समूह में प्रशंसनीय हो जाता है। योगी जो योगों का अभ्यास कर रहे हैं ना, योगिनी समूह होते हैं, उसमें वो प्रशंसनीय माना जाता है शीतकारी का अभ्यास करने वाला। सृष्टि संहार की क्षमता आती है। देखिए सृष्टि का संहार कर सकता है। भूख प्यास निद्रा और आलस्य शरीर पर नियंत्रण करते हैं, यानी भूख प्यास आलस्य नहीं सताती है ना? शरीर में कोई उपद्रव्य नहीं होता है। भूमंडल पर सुविख्या योगी हो जाता है, यानी हमारे जो भूमंडल पर भूमि पर है ना, सुविख्या यानी स्वतः मतलब स्व की इच्छा से जो होता है ना, मतलब स्व की इच्छा से जैसे व्यवहार करते हैं हम, है ना, सुविख्यात योगी बन जाता है। यानी उसमें जैसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा योगी है ना, विख्यात है। जैसे अभी कि कोई मंत्री रहता है ना, मंत्री का नाम हम, हाँ ये मंत्री है, समझ जाते हैं जल्दी से, और प्रधानमंत्री को तो सब लोग पहचान लेते हैं। इसी तरीके से सुविख्यात योगी हो जाता है भूमंडल पे, ठीक है, फेमस। हाँ, इस तरीके से हम कह सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, योगिनी समूह के बीच कौन प्रशंसनीय होता है? तो किस प्राणायाम से साधक दूसरा कामदेव के समान हो जाता है? और सृष्टि संहार की क्षमता किस प्राणायाम से आती है? ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें क्या आंसर हो सकता है बताइए? शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम के द्वारा। थम्स अप करिए सभी लोग। चलो शीतली प्राणायाम देखते हैं, विधि देखते हैं। जीवा के द्वारा पूरक करना है, फिर कुंभक करेंगे, नाक से रेचक कर देंगे। जीवा के द्वारा पूरक करना है, फिर कुंभक करेंगे, नाक से रेचक कर देंगे। फल बताया सर गया हम एक्टिव है, हम्म हम एक्टिव है। पता है। ओके। गुल्म प्लीहा बुखार पित्त भूख प्यास संबंधित रोग विष के प्रभाव को भी खत्म कर देता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो विष है और एक तो पित्त है, दोनों को ध्यान रखना है आपको, पित्त और विष शीतली प्राणायाम के लिए। बस ये दोनों दो नोट कर लीजिए, ठीक है। गुल्म प्लीहा बुखार पित्त भूख प्यास से संबंधित रोग नहीं होते हैं, और भूख प्यास भी इम्पोर्टेंट है, भूख प्यास भी नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस प्राणायाम से विष का प्रभाव नहीं होता, खत्म होता है? तो शीतली प्राणायाम से। अच्छा, गुल्म रोग कौन सा वाला है? वही जो बोला ना, 3 बार बोला 4 बार बोला, आप क्लास नहीं कर रहे हो। वो वायु और पित्त, ठीक है, वायु और पित्त का जो मिलकर वायु गोला होता है पेट में, उसको गुल्म रोग बोला गया है। और प्लीहा? क्लास कर रहे रेगुलर, ठीक है, वायु गोला। प्लीहा प्लीहा एक अंग का नाम है, स्प्लीन जिसे बोलते हो, वही प्लीहा तिल्ली और स्प्लीन एक ही चीज है। उसी को बोलते हैं ग्रेवार्ड ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आरबीसी, उसी को कहा गया है। लिया स्प्लीन, हाँ स्प्लीन इंग्लिश में, थैंक यू जी। स्प्लीन प्लीहा कोई रोग नहीं है, प्लीहा आपके एक अंग का नाम है। प्लीहा से जो रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कहने का मतलब। हाँ संबंधित रोग। ओ अच्छा अच्छा, पीलिया रोग थैंक यू का सो नाम मच। नहीं है, पीलिया अंग का नाम है, पीलिया रोग है। पीलिया, पीलिया मतलब जॉन्डिस होता है। यस। हाँ जैसे कि हम समझ सकते हैं, जो स्प्लिया है ना, वो इम्यूनिटी के लिए भी काम करता है। जैसे एक यस एलोट यस यस। में, हाँ, और स्प्लिया भी है ना, इम्यूनिटी के लिए भी काम करता है। तो इम्यूनिटी जो हमारी होती है वो भी कमजोर हो सकती है ना, तो इसलिए हमें शीतली प्राणायाम करना चाहिए, तो इम्यूनिटी भी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी इससे, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
भस्त्रिका प्राणायाम विधि। पहले पद्मासन करना, इसमें पद्मासन की बात की गई भस्त्रिका जी सर। प्राणायाम में। सर जो बोलिए। ये शीतकारी प्राणायाम है जो सा, इसमें तो आपने बताया है कि मुख से दांत दांत भींच के सांस हवा लेनी है, या उसमें तो जीभ आप जीभ गोल करके लेनी है? हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते, जैसा है वैसे ही, मतलब मुख से श्वास लेना है और नासिका से रेचक करना है। नहीं, जैसे इसमें बोला गया शीतली में बोला गया है जीवा के द्वारा पूरा करना है, वह जीभ को गोल करके। उस देखिए उसमें शीतकारी में कैसे कि शीतकार करते हुए हमें श्वास लेना है और नाक से नोस्ट्रिल से छोड़ना है ना। तो शीतकार की आवाज कैसे आएगी? जैसे हम, किसका माइक बंद करिए। हाँ, जैसे कि हम जैसे अब दांत को जीवा लगा लेते हैं तो शीतकार करते हुए वैसे भी आवाज निकाल सकते हैं, या फिर हम जीवा को तालू में भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं, वैसे भी आवाज निकलता है। अब इसमें बोला नहीं गया कि जीवा को तालू में लगाइए या दांत को लगाइए, बस बोला गया है कि शीतकार से आवाज करना है, आपको आवाज करते हुए श्वास लेना है और फिर नोस्ट्रिल से छोड़ना है बस। और शीतली में ऐसे कुछ बोला नहीं गया है कि कोवे की जैसे आपको मुख को करना है, सिर्फ मुख से श्वास लेना है और रेचक करना है नाक से, है ना, नोस्ट्रिल से। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलो। भस्त्रिका प्राणायाम में पद्मासन बोला गया है, ठीक है। सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है ये पद्मासन। देखिए पहले रेचक कर देंगे, अब इसमें भस्त्रिका में पहले रेचक कर देंगे। ऐसा करे कि हृदय, कंठ और कपाल पर स्पर्श महसूस हो जब हम रेचक कर रहे हैं तो। अब वेग पूर्वक पूरक करेंगे, हृदय कमल तक वायु का स्पर्श महसूस होगा। अब फिर रेचक करेंगे, ठीक है। ये बार बार करेंगे। कब तक करेंगे? जब शरीर थकने लगे तक छोड़ेंगे, है ना। मतलब जब तक कि शरीर में थकावट ना हो तब तक हम करेंगे, फिर छोड़ेंगे। और दाहिने नाक से पूरक करेंगे, फिर प्रणव मुद्रा में कुंभक करेंगे और फिर रेचक करेंगे बाई नासिका से। यानी इसमें बोला गया है कि जब थकान हो जाती है ना तो हमें क्या करना है? सूर्य वेदी प्राणायाम करना होता है। सिंपल सी बात भस्त्रिका प्राणायाम में, नोट कर लीजिए। यानी दाहिने नाक से हमें पूरक करेंगे, फिर प्रणव मुद्रा में कुंभक करेंगे, यानी कुंभक करेंगे और फिर रेचक कर देंगे, थकान महसूस होने लगे तब। ठीक है जी, चलो। फल बताया गया, वात पित्त कफ, यानी त्रिदोष नाश होता है। जैसे कि हमने बस्ती प्राणायाम बस्ती षटकर में देखा था, ठीक है। इसी तरीके से भस्त्रिका में वात पित्त कफ त्रिदोष का नाश करती है ना, यानी बैलेंस करती है। अग्नि को बढ़ाता है। कुंडलिनी जागरण इम्पोर्टेंट है, कुंडलिनी जागरण में सहायक है। और ब्रह्म नाड़ी पर जमे हुए कफ दोष को खत्म करता है, यानी सुषुम्ना नाड़ी पर जो जमे हुए कफ होता है उसको खत्म करता है ना। वैसे तो वो कफ निकल जाएगा तो कुंडली जागृत होगी। और इसमें और इम्पोर्टेंट है, तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है, ब्रह्म, रुद्र और विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। इम्पोर्टेंट देखिए, किस प्राणायाम से वात पित्त और कफ तीनों बैलेंस होता है? बताइए। भस्त्रिका प्राणायाम सर। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ब्राह्मणी प्राणायाम विधि। पूरक, इसमें नर और नारी का बताया गया है विधि। देखिए ब्राह्मणी प्राणायाम में विधि, पूरक नर भ्रमर की आवाज के साथ, रेचक मादा भ्रमर की आवाज के साथ। फल, चित्त में आनंद की प्राप्ति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भ्रामरी प्राणायाम में पूरक के दौरान कैसी आवाज होनी चाहिए? भ्रूंग, यानी भ्रमर, यानी जो मादा होता है भ्रमर, ठीक है। भ्रमर पता है ना सबको, वो पिपुली क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई। हाँ, बटरफ्लाई बोलते हैं ना। भोरा भोरा बोलते हैं सर, बटरफ्लाई की तितली होती है। हाँ भोरा, ओके भोरा, भ्रमर भोरा, हाँ भोरा, ठीक भवरा है। भवरा। ब्लैक बी। बी 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 डबल ई बी। हाँ हमारे यहाँ पर भी भोरा बोलते हैं। बी तो मधुमक्खी होती है।
हाँ मधुमक्खी। भौरा वो पकड़ते हैं हम छोटे मधुमक्खी को बी नहीं, वो नहीं कहते भौरा। भौरा अलग होता है, वो काला वाला होता है वो। हाँ, जिसको उसको ब्लैक बी उसको बोलते मौत हैं। कहते हैं, मौत मौत, उससे रेशम बनता है। एग्जैक्ट कौन सा भौरा है जी? तो ये लोटस में बैठते हैं, जो काला टाइप का थोड़ा बड़ा होता है, वो होगा। ओके, ठीक है। तो इससे फल की जो फल बताया गया, आनंद की प्राप्ति होती है। यानी इसमें जो आवाज होती है पूरक करने समय भ्रूंग की आवाज होती है ना, यानी नर। और रेचक के समय कौन सी आवाज होती है? भ्रूंगी, यानी मादा भ्रमर की आवाज होती है। यानी भ्रमर को क्या बोला गया है? मादा भ्रमर को। बीटेल। इसका इंग्लिश बीटेल है, बीटेल। ओके सर। और भौरे का ब्लैक बीटेल बोलते हैं, ब्लैक बी नहीं, ब्लैक बीटेल। तो रेचक में पूरक में क्या करना है? भ्रूंग, और रेचक में भ्रूंगी। रिंगी। भ्रूंग किसको बोला जाता है? नर वाले को नर भ्रमर को बोला जाता है, और भ्रूंगी मादा भ्रमर को बोला जाता है। चलो नेक्स्ट। मूर्छा प्राणायाम विधि देखिए। पूरक के अंत में दृढ़ता से जालंधर बंद लगाएंगे, फिर जालंधर बंद में ही धीरे धीरे रेचक करेंगे। पूरक के अंत में दृढ़ता से जालंधर बंद करेंगे, यानी पूरक के अंत में पूरक कर लिया, आप दृढ़ता से जालंधर बंद लगाएंगे, फिर जालंधर बंद में ही धीरे धीरे रेचक करेंगे। ऐसे कोई बोला नहीं गया कि जालंधर छोड़कर जालंधर बंद छोड़कर रेचक करेंगे, ऐसे नहीं बोला। सिर्फ रेचक कर देना है धीरे धीरे, ठीक है। फल सर जब मनोमूर्छा जल अंदर बंद लग जाएगा फिर रेचक कैसे होगा सर? बोला गया, गुरु गुरु ही बता सकते हैं वो चीज, है ना। बस ये बोला गया जालंधर बंद की बात आपको धीरे धीरे रेचक करना है। वही सर ने बोला ना उस दिन, क्योंकि आधी अधूरी बातें पूरी तरह से कहा नहीं गया है, तो ये गुरु ही बता सकता है सारी चीजें, ठीक है। जी बिल्कुल। कुंडली जी को गुरु बनाते हैं, तभी पूरा बात बताएंगे। हाँ दक्षिण दक्षिणा उछिणा चढ़ाए तभी ये पूरी बात बताएंगे, अधूरी अधूरी बताएंगे हम लोगों को। क्यों पंडित जी? ऐसा कुछ नहीं। हाँ सर, आपको गुरु बना लेते हैं। नहीं, उस हम स्टेप के नहीं है ना, मतलब उस क्या बोलते, काबिलियत होनी चाहिए, है ना, उसके लिए हमने उसमें साधना को यही काबिल जो होता है कभी अपनी को काबिल नहीं कहता, यही आपकी सबसे बड़ी काबिलियत है पुंडलिक जी। ओहो। चलो पढ़ लेते हैं ना, धन्यवाद। पढ़ लेते हैं। चलो मूर्छा प्राणायाम विधि। पूरक के अंत में दृढ़ता से जालंधर बंद लगाएंगे, फिर जालंधर बंद में ही धीरे धीरे रेचक करेंगे, है ना। मूर्छा प्राणायाम में फल बताया गया है, मनोमूर्छा की सुखप्रद स्थिति होती है। यानी मनोमूर्छा यानी जो बेशुद्ध टाइप होता है ना, मनोमूर्छा एकदम सुखप्रद, अब सुख की स्थिति है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है मूर्छा प्राणायाम में? रेचक कैसे करते हैं? जालंधर बंद लगाकर। नेक्स्ट, आज खत्म हो जाएगा ये, बस हो गया, द्वितीय उपदेश खत्म हो जाएगा। प्लाविनी प्राणायाम विधि बताई गई है। श्वास को उदर में भरना है, यानी पेट में। पानी के ऊपर तैर, मतलब इतना ही बताया गया है। श्वास को उदर में भरना है, पानी के ऊपर तैरता रहता है कमल पत्र की तरह। वैसे ही योगी का होता है ना, ये मतलब योगी कमल पत्र की तरह तैरता रहता है, यानी पानी पर आसानी से तैरता रहता है कमल पत्र की तरह योगी, ठीक है। इस अभ्यास से, प्लाविनी अभ्यास से। नेक्स्ट, प्राणायाम के देखिए 3 भेद दिखाई दे रहे हैं आपको, पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 भेद है प्राणायाम के, ये नोट कर लीजिए। कुंभक के 2 भेद है, सहित और केवली। अभी हमने 8 कुंभक देखे थे ना, ये सहित के थे। सूर्यभेदी, उज्जय, भस्त्रिका, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, मूर्छा, प्लाविनी। नेक्स्ट, सहित कुंभक। जब रेचक पूरक के साथ कुंभक करते हैं तब वह सहित कुंभक होता है, यानी रेचक पूरक हम साथ लेते हैं तब वो सहित कुंभक होता है। और केवली कुंभक बिना रेचक पूरक के वायु को
कहीं भी रोक देना, यही केवल कुंभक है ना। बेशक पूरा का हम सहारा नहीं ले रहे हैं, यानी सूर्य और चंद्र नाड़ी का सहारा बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, कहीं पर भी वायु को हम रोक रहे हैं, उसी को केवल कुंभक बोला जाता है। प्रश्न आता है जैसे कि संयुक्त कुंभक का अभ्यास कब तक करना चाहिए? जब तक केवल कुंभक की अवस्था न आ जाए, तब तक हमें संयुक्त कुंभक यानी ये 8 प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जब तक कि केवल कुंभक की अवस्था ना आए। ठीक है, नेक्स्ट। केवली कुंभक का फल बताया, तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। ठीक है। कुंडलिनी जागरण, प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, राजयोग पद प्राप्त यानी समाधि प्राप्त, चित्त स्थिर हो जाता है, इतना लाभ बताया है। तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, कुंडलिनी जागरण होती है, प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, राजयोग पद प्राप्त होता है, चित्त स्थिर हो जाता है। 5 बेनिफिट बताए। नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट वाला देखिए, हठयोग सिद्धि के लक्षण। सॉरी, उसमें हमने नाड़ी शुद्धि बोला था ना, हठयोग सिद्धि के लक्षण है ये, और उस पहले हमने देखा था वो नाड़ी शुद्धि की थे, है ना, जैसे कि कृष्णता, कांति, जठराग्नि, ये जो हमने देखा था वो नाड़ी शुद्धि की थे। अब यह हठयोग सिद्धि के लक्षण है, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, ध्यान रखिए। शरीर कुश के समान हल्का यानी कृष्णता, वपु कुशत्वम, वदने प्रसन्नता यानी चेहरे पर प्रसन्नता, नाद स्फुटकतम यानी नाद सुना देता है, आंखें निर्मल, नयने निर्मलन, आरोग्यता, शरीर निरोगी हो जाता है, बिंदु जय यानी सोमरस पर विजय प्राप्त होता है, अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर नाड़ियों की शुद्धि हो रही है ना, नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, ये हठयोग सिद्धि के लक्षण है, यानी ये जिसको दिखाई देंगे इसको हम बोल सकते हैं कि ये हठयोग सिद्धि हो रही है, यानी हठयोग सिद्धि है। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया, खत्म हो गया, नेक्स्ट करिए, कुछ नहीं होगा।